स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायपोल मोमेंट। ठीक है ना, देखिएगा। डायपोल मोमेंट, देखिएगा डायपोल मोमेंट क्या होता है आपको बताते हैं, सुनिएगा। डायपोल मोमेंट जो है, सुनिएगा, पहली बात तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट को या तो म्यू वेक्टर और पी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में डायपोल मोमेंट को म्यू वेक्टर और किसी में पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है, ठीक है ना, इन एमकेएस सिस्टम ये होती है डिवाई। क्या होती है? डिवाई। और इसकी जो यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, जहां पर 1 डिवाई इक्वल होता है 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और सेंटीमीटर के। ठीक, अब हम बात करते हैं जो डायपोल मोमेंट होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से। डायपोल मोमेंट को इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। एरो की जो डायरेक्शन होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, एरो की जो डायरेक्शन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है, या फिर किसी भी एटम से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। यानी कोई भी एटम जब लोन पेयर की तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट पता करना हो और नेट डायपोल मोमेंट पता करना हो, तो नेट डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स का नेट डायपोल मोमेंट निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नेट इक्वल टू μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, वेयर ये जो हमारे पास क्यू है ये होता है चार्ज ऑन एनी एटम। चार्ज ऑन एनी एटम, किसी भी एटम पे जो चार्ज होता है वो क्यू की वैल्यू होती है। और जो डी होता है वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो होगी हमारी किसके, डी की वैल्यू। डायपोल मोमेंट जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको म्यू नॉट या पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एमकेएस यूनिट में डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है डिवाई होती है, इसको शॉर्टकट में कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं।
बट सीजीएस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और सेंटीमीटर होती है। 1 डिवाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है, या फिर किसी एटम से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, जिसको हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला होता है μ1² + μ2² 2 μ1 μ2 cos थीटा। इन केस आपको बता दें डायपोल मोमेंट निकालते कैसे। सपोज जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है CO2, ठीक। अब हमें पता है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है, और हमें पता है पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है F की, O की और M की। तो हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से तो ज्यादा ही होगी, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ऐसे इधर कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ लेस से मोर की तरफ होगी। जब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है तो जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसे में जो म्यू नेट होगा वो आपका 0 होगा। क्लियर। बट अगर दो एटम्स हैं, मान लीजिए एक एटम्स A है और एक एटम्स B है, और ये किसी सेंट्रल मेटल एटम से M से जुड़े हुए हैं। सपोज डायपोल मोमेंट डायरेक्शन A से M की तरफ हो रही है, लेस से मोर की तरफ, यहाँ पर भी लेस से मोर की तरफ हो रही है डायरेक्शन। तो जब दोनों ही डायरेक्शन सेम होती है तो ऐसे में दोनों का म्यू नेट जो है वो ऐड हो जाता है इस फॉर्मूले से μ1² μ2² 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो नेट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट μ1 μ2 की वैल्यू पे तो डिपेंड करता ही है, साथ साथ एंगल पे भी डिपेंड करता है। जैसे थीटा 30 है, 60 है, 120 है, 90 डिग्री है, तो एंगल कितना है एंगल पर डिपेंड करेगा हमारा डायपोल मोमेंट। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल बताएंगे कि आपको डायपोल मोमेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। बट ज़्यादातर क्वेश्चन जो है डायपोल मोमेंट के इस बेसिस से पूछे जाते हैं किस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा और किस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। हमसे डायपोल मोमेंट की वैल्यू नहीं पूछता है, हमसे ये पूछा जाता है मॉलिक्यूल्स में किस मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट 0 और किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो इसकी कुछ एग्जांपल हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक, कुछ फैक्टर्स क्या, कुछ स्पेशल पॉइंट्स होंगे जिससे हम डायपोल मोमेंट पता करेंगे कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल like H2, F2, Cl2, Br2, I2, N2, O2, इनका म्यू ऑलवेज 0 ही होगा। अगर कोई होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से दो सिमिलर एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनाओ, दो सिमिलर एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना हो, ठीक है ना, दो सिमिलर एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना है, उसका डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। पूछिए कैसे। जैसे मान लीजिए दो सिमिलर एटम्स हैं, अब सिमिलर एटम से सिंगल बॉन्ड जब बनता है तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। अगर इन सिमिलर एटम्स के बीच बॉन्ड की कभी ब्रेकिंग हुई तो दोनों एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स लेके अलग हो जाएंगे तो इन पर चार्ज ही नहीं आएगा, ना किसी पर पॉजिटिव ना किसी पर नेगेटिव, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए तो चार्ज क्यों आएगा। तो ऐसे में चार्ज होगा 0, यानी क्यू की वैल्यू 0। और डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब क्यू की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू डी, तो फाइनली म्यू भी क्या हो जाएगा 0। तो ध्यान रखेंगे अगर कोई भी
होमोडाइटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपको दिखता है, तो ऐसे में जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो हमेशा 0 होगा। बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट ये कहता है हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोडाइटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक HF, HCl, HBr और HI, इनका डाइपोल मोमेंट कुछ भी होगा बट 0 नहीं होगा। नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आइए बताते हैं। जैसे हम बात करते हैं HF की, हम बात करते हैं HCl की, हम बात करते हैं HBr की, हम बात करते हैं HI की। अब अगर सिमिलर एटम्स नहीं है तो किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा उस पर माइनस आएगा और बगल पे प्लस। पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये अपने ऊपर कंटेन करके रखेंगे, लेस नेगेटिव और मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव एटम। ठीक, तो ऐसे में ये तो पता चल गया कि इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। बट अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, हम कह रहे हैं किसी का 0 नहीं होगा बट किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा। इसको पता करने के लिए हमको दो फैक्टर, हमको जो डाइपोल मोमेंट निकालना है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो चार्ज फैक्टर और दूसरा डिस्टेंस फैक्टर। तो ये कहा जाता है, सुनिएगा, जैसे F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है। तो यहाँ पर F में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर चार्ज जो है वो ज्यादा होगा। लेकिन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी मतलब F एटम जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। चार्ज जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतनी कम होगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसी है, कम। अगर हम बात करेंगे चार्ज फैक्टर की तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा है। ठीक, चार्ज जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, और डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं तो I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ठीक, इन कंपेरिजन टू FCl Bri की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो चार्ज सबसे कम होगा, तो यहाँ पर चार्ज कम होगा। और I का एटॉमिक साइज बड़ा होता है, 53 का 2, 8, 18, 8 और 7, तो साइज बड़ा होगा। अब यहाँ पर साइज बड़ा यानी डिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर डिस्टेंस को देखेंगे तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट, या फिर जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा। अगर दोनों ही चीजें ज्यादा हैं तो डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा। कोई एक चीज ज्यादा और एक कम है तो ऐसे में हम लोग चार्ज पे देखते हैं। चार्ज जो है तो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, मतलब F पर चार्ज ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम। अब चार्ज ज्यादा डिस्टेंस कम तो डाइपोल मोमेंट कम। यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बट चार्ज कम है तो भी डाइपोल मोमेंट कम। ठीक, अगर हम इसको देख रहे हैं तो उसके हिसाब से डिस्टेंस ज्यादा चार्ज कम होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे और चार्ज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट कम। अगर हम HF की बात करें तो चार्ज ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, पर डिस्टेंस कम है तो ऐसे कम। तो जब एक जगह पर चार्ज और एक जगह पर डिस्टेंस फैक्टर रहेगा तो जो चार्ज होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, यानी चार्ज को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर चार्ज ज्यादा है इसलिए डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा HF का, उससे कम होगा HCl का, उससे कम होगा HBr का और उससे कम होगा HI का। समझ में आई बात? कहने का मतलब है अगर हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस ज्यादा है चार्ज कम है तो भी ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा है तो D की वैल्यू ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। बट अगर चार्ज ज्यादा है डिस्टेंस कम है तो लग रहा है चार्ज ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। एक चीज ज्यादा है एक कम है तो ऐसे में चार्ज जो होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। अगर चार्ज ज्यादा है डिस्टेंस कम है तो फिर डाइपोल मोमेंट ज्यादा, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है चार्ज कम है तो डाइपोल मोमेंट कम होगा। मतलब चार्ज को पहले देखेंगे
और डिस्टेंस को बाद में देखेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और पॉइंट बताते हैं आपको। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, सपोज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना है या 3 से ज़्यादा एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बना है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं, समझिएगा बहुत अच्छे से। पहली बात तो मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री होनी चाहिए। दूसरी बात, लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए। तीसरी बात, सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग सराउंडिंग एटम्स आर सेम। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट 0 है या नहीं, इसके लिए 3 फैक्टर देखते हैं। मॉलिक्यूल में सिमेट्री होनी चाहिए, लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए और सराउंडिंग एटम्स आर सेम, सराउंडिंग एटम्स सेम होने चाहिए। आइए बताते हैं कैसे। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और उस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर। अगर किसी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडेशन है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, या तो ये देख लीजिए या फिर देख लीजिए मॉलिक्यूल में सिमेट्री होनी चाहिए, लोन पेयर एब्सेंट होना चाहिए और सराउंडिंग एटम्स आर सेम। जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, CO2 की, समझिएगा बहुत अच्छे से। CO2 की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं। कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की। ठीक, इसका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इस डायपोल मोमेंट डायरेक्शन, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। एक चीज और देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास 4, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगा लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगा लिए, तो कार्बन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। तो सराउंडिंग एटम जो है इसमें क्या है, सराउंडिंग एटम सेम है, इधर भी ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, तो सराउंडिंग एटम सेम है, ऑक्सीजन इधर तरफ। और इस कार्बन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका एब्सेंट है। एक चीज और देख लेते हैं, अगर CO2 मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो sp आएगा। अगर हाइब्रिडेशन sp है तो इसका बॉन्ड एंगल अगर आप निकालेंगे तो 180 डिग्री आएगा, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आएगा। ज्योमेट्री इसकी लीनियर होगी, क्या होगी, लीनियर या लाइनर, जो भी आप करें। तो इस CO2 मॉलिक्यूल्स में अगर हम डायरेक्शन देख रहे हैं तो C लेस से मोर एक दूसरे के अपोजिट डायपोल मोमेंट कैंसिल कर लेंगे। ठीक, दूसरी बात, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन सारे शेयरिंग में लगे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। दूसरी बात, सराउंडिंग एटम सेम है, दोनों साइड ऑक्सीजन है, दोनों तरफ सेम एटम है, सराउंडिंग एटम सेम है। हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो sp आएगा, बॉन्ड एंगल 180, लीनियर ज्योमेट्री होगी। तो हर तरह से इस मॉलिक्यूल में जो नेट डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है। बात करते हैं हम लोग SO3 की, क्या करते हैं, SO3 की बात करते हैं। अगर हम SO3 की बात करेंगे तो सल्फर, ठीक है ना, सल्फर हो गया और इधर हमारे पास एक ऑक्सीजन इधर हो गया। ठीक, और या तो शेयरिंग कर लीजिए या तो बॉन्ड लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। SO2 सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 2,8,6। तो देखो कई बातें देख रहे हैं, सल्फर के सारे साइड देख लिए तो सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम। सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम है, हर साइड ऑक्सीजन है। दूसरी बात, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन सारे शेयरिंग में लगा दिए तो इसमें लोन पेयर कैसा है, एब्सेंट है। ठीक,
तीसरी बात हम देख लेते हैं, सिमेट्री है मॉलिक्यूल की। सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ नेट डाइपोल मोमेंट, सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ नेट डाइपोल मोमेंट, सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ नेट डाइपोल मोमेंट, सब एक दूसरे के अपोजिट, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक। तो ऐसे में म्यू नेट जो है वो आपका कैसा होगा, 0, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। बात करते हैं बोरान ट्राईफ्लोराइड की। बोरान हमारे पास ये है, फ्लोरीन हमारे पास ये है, ठीक। बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, 2,3। बोरान की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 की शेयरिंग करके इसने ऐसे बॉन्ड बनाया। बोरान से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, बोरान से F की ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ये, बोरान से F की ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये। बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे शेयरिंग में लगा लिए, तो इसमें हमने देख रहा लोन पेयर तो कैसा है, एब्सेंट है। चलो अच्छी बात है, लोन पेयर एब्सेंट है। तीसरी बात, सराउंडिंग एटम आर सेम, हर साइड F है तो सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं, सेम है, ठीक। इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, 0। हमको मेन चीज़ जो देखनी होती है वो देखनी होती है कि सराउंडिंग एटम सेम हो और लोन पेयर कैसा हो, एब्सेंट। अगर लोन पेयर एब्सेंट होगा तो डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, 0। और हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिससे हम बात करते हैं मीथेन गैस की। किसकी, मीथेन गैस की। CH4 H से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की, H से ज़्यादा किसकी, कार्बन की, H से ज़्यादा किसकी, कार्बन की, H से ज़्यादा किसकी, कार्बन की, ठीक। वो नीचे आ रहा है, ये इधर जा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन ने अपने सारे ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिए, तो हमने देखा लोन पेयर तो इसमें कैसा हो गया, एब्सेंट हो गया। लोन पेयर कैसा हो गया, एब्सेंट हो गया भैया। और हर साइड हाइड्रोजन है तो सराउंडिंग एटम्स कैसे हो गए, सेम हो गए। तो बताइए म्यू कैसा होगा, 0। आई बात समझ में। और एग्जांपल देखते हैं, हम लोग बात करते हैं CCl4 की। किसकी बात करते हैं, CCl4 की। ऐसे ही बना दे रहे हैं। तो हमने देखा कार्बन से Cl, कार्बन से Cl, कार्बन से Cl, कार्बन से Cl। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन ने सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिए, तो लोन पेयर कैसा हो गया, एब्सेंट हो गया। हर तरफ कार्बन की Cl है तो सराउंडिंग एटम्स कैसे हो गए भैया, कैसे हो गए, सेम हो गए। तो बताइए डाइपोल मोमेंट कैसा होगा भैया, 0 होगा। क्लियर। आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, अगर हमसे कोई पूछता है PCl5 का डाइपोल मोमेंट, ठीक, या हमसे कोई पूछता है SF6 का डाइपोल मोमेंट, या हमसे कोई पूछता है IF7 का डाइपोल मोमेंट, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें 2 चीज़ें देखनी हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो, सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा फास्फोरस, क्लोरीन की बात कर लेते हैं, ऐसे 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 क्लोरीन का यह स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। अब देखिएगा फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और फास्फोरस में सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा लिए,
तो इसके पास लोन पेयर कैसा हो गया, एब्सेंट हो गया। लोन पेयर कैसा हो गया, एब्सेंट। फास्फोरस के हर साइड Cl हैं, तो सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं सराउंडिंग एटम्स सेम है। अब सराउंडिंग एटम सेम है तो म्यू नेट कितना होगा, 0। बात करते हैं SF6 की। S 8 है, ठीक है। F हमारे पास कितना है, 6 है। ये हमने इसकी ज्योमेट्री बना ली, ऑक्टाहेड्रल होती है। सल्फर की बात करें तो सल्फर का 16 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6। तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिए। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और सल्फर ने सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिए, ठीक। तो बताइए लोन पेयर कैसा हो गया, 0, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, सारे शेयरिंग लगे, लोन पेयर बचे नहीं, लोन पेयर 0। और सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं बताइए, सेम है, हर साइड F है। तो बताइए म्यू नेट कितना हो जाएगा, बोलो 0। इसकी बात कर लेते हैं। I F7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। I का एटॉमिक नंबर होता है 53, 2, 8, 18, 18, 7। आयोडीन की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयोडीन ने अपने सारे ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा लिए, तो भैया लोन पेयर कैसा हो गया, एब्सेंट हो गया, यानी 0 हो गया। बताइए सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं, हर साइड F है, तो कैसे हो गए, सेम। तो बताइए म्यू नेट कितना हो जाएगा, 0। म्यू नेट कितना हो जाएगा, 0। तो जिस मॉलिक्यूल का लोन पेयर एब्सेंट हो यानी 0 हो और सराउंडिंग एटम सेम हो, उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। हम बात करते हैं CH3F की, CH2F2 की, CHCl3 की, और CH2Cl2। आइए हमारे पास 4 एग्जाम्पल ये हैं, देखते हैं इनका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा। इनका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो H H H F H H F F H Cl 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 H H। ठीक है, 2-3 तरीके देखते हैं। कार्बन से H की तरफ, कार्बन से H की तरफ, कार्बन से H की तरफ और कार्बन से F की तरफ। देखिए ये इसके और ये इसके अपोजिट है, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ठीक। बट ये भी इधर जा रहा है, ये भी, दोनों का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट जुड़ जाएगा, यानी फंड लगेगा म्यू नेट इज इक्वल टू 100 के अंदर म्यू 1 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर 2 म्यू 1 म्यू 2 cos थीटा। बट हमने ये देखा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में, कार्बन के लास्ट में कितने होते हैं, 4। कार्बन के तो सारे ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लग गए, तो भैया लोन पेयर तो एब्सेंट हो गया, लोन पेयर तो एब्सेंट हो गया, लेकिन सराउंडिंग एटम्स सेम नहीं है। सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम, सराउंडिंग एटम्स सेम नहीं है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक। बात करते हैं कार्बन से F की तरफ, कार्बन से F की तरफ, H से कार्बन की तरफ,
H से कार्बन की तरफ, ये इसको कैंसिल कर लेगा, एक दूसरे के अपोजिट है, बट ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, दोनों का म्यू ऐड हो जाएगा। तो दूसरी बात, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये तो पता चल गया आपको जीरो नहीं होगा, है ना। बट दूसरी बात, कार्बन के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे शेयरिंग में लगे, तो लोन पेयर कैसा हो गया भैया, एब्सेंट हो गया। बट सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, 2 H है 2 F है, सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम, सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम, इसलिए इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। सेम सिचुएशन ऐसी यहाँ पे भी आ जाएगी। H से कार्बन ठीक है, कार्बन Cl ठीक है, कार्बन Cl ठीक है, कार्बन Cl ठीक है। देखो ये इसके अपोजिट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, बट ये भी इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, दोनों का डायपोल मोमेंट जुड़ जाएगा, तो जीरो नहीं होगा। ये तो पता चल गया कि जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगे, तो भैया लोन पेयर तो कैसा हो गया, लोन पेयर कैसा हो गया, एब्सेंट। बट सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम, सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, इसलिए जीरो नहीं आ रहा है। सेम सिचुएशन, ये कार्बन Cl, ये कार्बन से Cl, इधर H से कार्बन, इधर H से कार्बन। अब देखिएगा, देखा जाए तो ये इधर जा रहा है, इधर इसको कैंसिल कर देगा, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसको कैंसिल कर देगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन कार्बन के हर साइड देखो सराउंडिंग एटम सेम नहीं है। अब सराउंडिंग एटम सेम नहीं तो म्यू नेट जो है वो जीरो नहीं होगा। बट कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है डायपोल मोमेंट कैसा होगा, जीरो। यहाँ पे सराउंडिंग एटम्स जो हैं आर नॉट सेम, सराउंडिंग एटम आर नॉट सेम, सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, लोन पेयर तो एब्सेंट है, लेकिन सराउंडिंग एटम अलग होने की वजह से इसका म्यू नेट जीरो नहीं होगा। ठीक, बात करते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल्स की, बात करते हैं डाइमेथिल, बात करते हैं ऑक्सीजन की। ये हाइड्रोजन, एज यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया और मेरे पास बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 6 में से 2 शेयरिंग में लगा ली, 4 बच गए। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, लेस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस से मोर एटम से लोन पेयर की तरफ, यानी एटम से लोन पेयर की तरफ, एटम से लोन पेयर की तरफ। ठीक, तो ये तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, इनका म्यू नेट ऐड हो जाएगा तो जीरो नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे तो सिमिलर एटम है, बट ये लोन पेयर किस एटम को मिल रहा है हमें क्या पता, तो ये सिमिलर एटम्स नहीं होंगे। वैसे भी हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करता है, पेयर थोड़ी ना गेन करेगा, समझने वाली बात है। तो 2 H हो गए, तो सराउंडिंग एटम्स 2 और मिलेंगे जिनको ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, वो हाइड्रोजन होंगे। इस ठीक है, तो जीरो होगा। ठीक है, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एन के पास आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्यों, 7, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 शेयरिंग में लगाएगा, कितने बचाएगा, 2। ठीक, तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे जो किसी भी एटम को डोनेट कर सकता है। तो देखो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी लेस से मोर की तरफ, और एटम से कहाँ जाता है, लोन पेयर की तरफ। अब सारे के सारे डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो ऐसे में अब दूसरी बात ये देखिए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बच गया, तो लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है और सराउंडिंग एटम्स जो हैं आर नॉट सेम, क्योंकि
क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स का पेयर गेन नहीं करता है, नाइट्रोजन अपना पेयर दे रहा है, तो यहाँ पे जो भी एटम होगा वो हाइड्रोजन नहीं कोई दूसरा एटम होगा, और अगर कोई दूसरा एटम होगा तो सराउंडिंग एटम भी सेम नहीं होंगे। ऐसे में म्यू नेट जो है वो कुछ भी हो जीरो नहीं होगा। ठीक, इधर देखो ऑक्सीजन, इधर CH3 इधर CH3, ठीक। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है 2,6। भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 6 में से तो 2 शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एटम से लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा, एटम से लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा। बोलिए सारा का सारा डाइपोल मोमेंट एक ही तरफ जा रहा है। दूसरी बात, ऑक्सीजन पेयर डोनेट कर रहा है, पेयर एल्किल ग्रुप नहीं, एल्किल ग्रुप का कार्बन जो होता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो पेयर डोनेट ही नहीं करेगा। तो इधर से इधर के एटम डिफरेंट होंगे, तो सराउंडिंग एटम्स जो होंगे आर नॉट सेम। सराउंडिंग एटम एक तो सेम नहीं होंगे, दूसरा लोन पेयर कैसा है, प्रेजेंट है। लोन पेयर कैसा है, प्रेजेंट है। तो बताइए म्यू नेट कितना होगा भैया, कुछ भी हो जीरो नहीं होगा। ठीक, और एग्जांपल की बात करते हैं, देखिएगा XeF2 की बात करते हैं, XeF4 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, देखिएगा जिनॉन का होता है 54, 2,8,18,8। तो जिनॉन की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, चलो XeF। अच्छा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 92,7। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1-1 की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया, 1-1 की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। ठीक, 1-1 की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इधर शेयरिंग में लग गए, 1 इधर शेयरिंग में लग गए, तो जिनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब हम बात करें, समझिएगा, बात करते हैं Xe के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसा है, प्रेजेंट है, बट सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं, सेम है। लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि म्यू नेट जो है वो जीरो नहीं होगा, बट अगर हम इसका स्ट्रक्चर ढंग से ड्रॉ करें तो देखिएगा ऐसा लग रहा था कि म्यू नेट जीरो नहीं होगा, बट अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसे बनता है। देखिएगा Xe जिनॉन हो गया, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ठीक, एक लोन पेयर इधर, और 2 फ्लोरीन थे। फ्लोरीन ने 1-1 की शेयरिंग कर ली, एटम ने अपने पास 3 लोन पेयर कंटेन करके रखा है, समझिएगा बहुत अच्छे से। एटम से लोन पेयर की तरह डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी ऐसे, एटम से लोन पेयर की तरह डायरेक्शन होगी ऐसे, एटम से लोन पेयर की तरह डायरेक्शन होगी ऐसे, जिनॉन से फ्लोरीन की तरह डायरेक्शन होगी ऐसे, जिनॉन से फ्लोरीन की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब हम देखा एटम से, देखो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे। ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अपोजिट है, कैंसिल कर देंगे। तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो कैसा होगा, जीरो। ये आपका एक्सेप्शन केस है, मतलब हम इसको 2 तरह से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, हमने देखा कि सेंटर एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच गया, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बच गया तो उस हिसाब से इसका डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, जीरो नहीं होगा। बट अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर से देखा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ऐसे म्यू नेट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, एक्सेप्शनल केस है कि इसका जीरो नहीं होना चाहिए बट होता है। सेम ऐसे ही ये वाला एग्जांपल देखिएगा, जिनॉन, एक लोन पेयर इधर बचेगा, एक लोन पेयर इधर, ऐसे फ्लोरीन 1 2 3 4,
लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 की शेयरिंग इधर किया, 1 की इधर किया, 1 की इधर किया, इधर 8 में से 4 डांस शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, एक लोन पेयर इधर बचा, एक लोन पेयर इधर बचा। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एटम से लोन पेयर, सॉरी लेस से मोर की तरफ, लेस से मोर की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, लेस से मोर। एटम से जाएगा लोन पेयर और एटम से जाएगा लोन पेयर, तो एक दूसरे को ये देखिए कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ऐसे में म्यू नेट कैसा होगा 0। बट हम देख रहे हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, लोन पेयर कैसे हैं, प्रेजेंट है सेंटर एटम के पास। सराउंडिंग एटम्स भी कैसे हैं हमारे पास, सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं, सेम है। देन म्यू शुड नॉट बी 0, म्यू 0 नहीं होना चाहिए, बट होता है एक्सेप्ट। देखिएगा बात करते हैं C डबल बॉन्ड C Cl Cl HH, ये ऐसे लिख लेते हैं, इधर Cl इधर H कर दे रहे हैं। C डबल बॉन्ड C Cl 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 सॉरी H और H। देखिएगा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टर्म्स होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज दो टाइप की होती है, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम होता है, कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड लगाए और उनके टर्मिनल ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप सेम साइड में अटैच हो, सेम ग्रुप सेम साइड में अटैच हो, तो हम उसे कहते हैं सिस फॉर्म। क्या कहते हैं, सिस फॉर्म। और किसी भी सिस फॉर्म वाले मॉलिक्यूल का म्यू जो है वो 0 नहीं आता है। क्यों, कार्बन से Cl, कार्बन से Cl, ठीक, H से कार्बन, H से कार्बन, दोनों ये एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, ये भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो म्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जब डायोगनल सेम हो, कैसे हो, डायोगनल सेम हो, तो ऐसी फॉर्म को हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्म। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म। किसी भी ट्रांसफॉर्म वाले मॉलिक्यूल का जो म्यू नेट होता है वो ऑलवेज 0 होगा। ऑलवेज नहीं, 90% केसेस में। बताएंगे अभी कैसे। C से Cl, C से Cl, H से कार्बन, H से कार्बन, ठीक, ये इधर जा रहा, ये इधर, एक दूसरे कैंसिल करेंगे, इधर जा रहा, वो उधर जा रहा, एक दूसरे कैंसिल, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा 0। क्लियर। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए डायगोनल सेम है, डायगोनल कैसे हैं, सेम, तो इधर तो डायपोल मोमेंट ऐसे भागेगा, H से कार्बन की तरफ, कार्बन से Cl की तरफ, कार्बन से नहीं H से कार्बन की तरफ, और डबल बॉन्ड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो कार्बन से CH3 की तरफ। इधर के डायगोनल सेम है, ठीक है, इधर के डायगोनल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इधर के डायगोनल एक दूसरे का अपोजिट। तो देखिए ये डायपोल में एक तरफ एक दूसरे के एक साइड भाग रहा है, देखिए ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, बट ये सेम डायरेक्शन में। बट ये आपकी ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म को एक और तरीके से दिखा सकते हैं, आइए बताते हैं। देखिएगा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इधर तो सेम हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको 1 नंबर देते हैं। तो देखिएगा ये 1 नंबर, ठीक, इधर 1 नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कम, ये 2 नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कम, ये 2 नंबर। देखिए 1 के सामने 1, 2 के सामने 2 सही। तो डायगोनल कैसे हो गए, सेम। डायगोनल सेम है हमारे पास, बट एक सुनेगा, हमारे पास एग्जांपल है ये, देखिए कैसे नंबरिंग कैसे करें। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 तो 1 नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, इसका 2। तो देखिए 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई। कैसी हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। ये कैसी हो गई, ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म है तो उसके अकॉर्डिंग तो म्यू नेट कैसा होना चाहिए, 0।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बट ये देखिएगा, कार्बन से कहाँ जाएगा, H की तरफ, कार्बन से कहाँ जाएगा, H की तरफ, कार्बन और CH3 में किधर भागेगा, डबल बॉन्ड की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन से Cl की तरफ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो देखिए ये तो एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं, बट एक दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन जाए तो म्यू नेट जो है वो 0 नहीं होगा। ये आपका रॉन्ग है, एक्सेप्शन केस बन गया। क्या देखिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका 2, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1, इसका 2, 1 1 2 2। ये फॉर्म कैसी हो गई, सिस फॉर्म हो गई। कैसी हो गई, सिस फॉर्म। तो फॉर्म तो सिस हो गई, तो उस हिसाब से म्यू नेट कैसा हो जाएगा, कुछ भी हो 0 नहीं आना चाहिए। ठीक, डायरेक्शन देख लेते हैं। कार्बन H में किधर भागेगा, डबल बॉन्ड के कार्बन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, कार्बन Cl में किधर भागेगा, इधर भागेगा, कार्बन CH3 में डबल बॉन्ड की कार्बन के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, कार्बन H में डबल बॉन्ड की ज़्यादा, वैसे भी लेस से मोर। ये तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट, तो ये सेम डायरेक्शन में है, तो इसका भी म्यू नेट जो है वो 0 नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा किसका होगा, इनका जो डायपोल मोमेंट है कार्बन H का बहुत वीक होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट बहुत कम होता है। इस वजह से यहाँ पर म्यू ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा म्यू सिस के डायपोल मोमेंट से। ये मोर होगा क्या, और ये कैसा होगा, लेस। 0 किसी को नहीं होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हर एक ट्रांसफॉर्म वाले मॉलिक्यूल का म्यू नेट जो है वो 0 नहीं आता है। क्लियर। आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, Cl Cl, ठीक है, Cl ये Cl और ये Cl। ठीक, देखिएगा कार्बन होता है हर जगह पे, तो कार्बन से कहाँ जाएगा, Cl, कार्बन से कहाँ जाएगा, Cl, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका म्यू नेट जो है वो 0 तो नहीं होगा, ये तो पता ही है। बट ज़्यादा किसका होगा, इसका डायपोल मोमेंट जो है, ठीक, वो सबसे ज़्यादा होगा। बताते हैं कैसे। ये देखो, कार्बन से कहाँ जा रहा है, Cl, कार्बन से कहाँ जा रहा है, Cl, इसका भी म्यू नेट जो है वो 0 तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा किसका होगा, बताते हैं। ये देखो, कार्बन से कहाँ जा रहा है, Cl, ये कार्बन से कहाँ जा रहा है, Cl, तो इसका म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब देखिएगा, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे, ठीक है, और ऐसे जा रहा है, ये एंगल लगभग 60 के आसपास होगा, और इसका डायपोल मोमेंट कैसे आ रहा है, ऐसे और ऐसे, 120 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल है। अगर हम फार्मूला लगाएंगे, म्यू नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2, ठीक, कॉस थीटा। तो यहाँ से आप डायपोल मोमेंट निकालेंगे, एंगल पर डिपेंड करेगा, 60 और 120 की वैल्यू रखेंगे तो उससे पता चलेगा डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा है, इसका कम, और इसका तो क्या हो गया, 0। आइए हम बताते हैं इसमें किसका डायपोल मोमेंट 0 होगा और किसका नहीं होगा। देखिएगा, कार्बन से किधर जा रहा है, Cl की तरफ, तो इसका डायपोल मोमेंट कुछ भी होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है ना। बात करते हैं इसकी, कार्बन से किधर जा रहा है, Cl, कार्बन से किधर जा रहा है, Cl, एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, कुछ भी हो जाए 0 होगा, कुछ भी हो जाए 0 होगा। इसकी बात करते हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक दूसरे के 120 डिग्री एंगल पे है, इसका आप म्यू निकालेंगे, कुछ ना कुछ आएगा, 0 नहीं आएगा। बात करते हैं इसकी, आपको लग रहा है कि म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, आप समझिएगा, ऐसा लग रहा है इसका म्यू नेट जो है वो क्या होगा, 0 होगा, बट इसका म्यू नेट 0 नहीं होता है। आइए बताते हैं कैसे।
आइए बता दें कैसे। देखिए जो बेंजीन की सिचुएशन है, बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से इसका जो ज्योमेट्री बनती है वो प्लैनर ज्योमेट्री होती है। प्लैनर ज्योमेट्री की वजह से एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैसे करते हैं, बट ये जो है ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, बेंजीन नहीं है। इसकी ज्योमेट्री प्लेनर है, ये कुछ चेयर एयर टाइप की बनती है ना, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अगर इसकी ज्योमेट्री प्लैनर होती, समझ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिटर्न लगे होते, sp2 हाइब्रिडेशन होता तो म्यू नेट जीरो हो जाता, बट इसकी जो ज्योमेट्री है चेयर एयर टाइप की बनती है, इसलिए इसका म्यू नेट जो है जीरो नहीं होगा। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें हमें बताना है किसका डायपोल मोमेंट कम होगा या ज्यादा होगा। इन सभी में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा और किसका डायपोल मोमेंट कम होगा, आइए बताते हैं। सी एफ के बीच बॉन्ड बनेगा, सी सी एल के बीच बॉन्ड बनेगा, सी बी आर के बीच बॉन्ड बनेगा, सी आई के बीच बॉन्ड बनेगा। एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कॉमन सेंस से इसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा, साइज सबसे स्मॉल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो एटम्स अब एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस कैसी होगी, बहुत कम। पर चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, उस हिसाब से इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे चार्ज सबसे कम होगा पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। डिस्टेंस देखेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, बट चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है तो डिस्टेंस को हम ध्यान नहीं देंगे, तो डिस्टेंस ना देख करके चार्ज अगर देखते हैं तो चार्ज के अकॉर्डिंग इसका डायपोल मोमेंट यहाँ पर आई की डिस्टेंस सबसे ज्यादा, आई का चार्ज सबसे कम होगा, यहाँ पर आई का चार्ज सबसे कम होगा बट डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, बट चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होगा तो डिस्टेंस पर ध्यान ही नहीं देंगे, उस हिसाब से तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। बट ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे सी सी एल और सी एफ के बीच होती है लड़ाई। अब अगर हम बात करें कि एफ पर चार्ज तो ज्यादा है बट डिस्टेंस कम होगी, क्लोरीन पर चार्ज जो है वो फ्लोरीन की कंपैरिजन में कम होगा बट डिस्टेंस फ्लोरीन की ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। बट अगर दोनों को हम मिला लेंगे Q इंटू डी, तो दोनों की कंपैरिजन को अगर हम देखेंगे तो Q इंटू डी का जो प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से CCl जीत जाएगा, यानी इसका डायपोल मोमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक, और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कैसा होगा, लेस होगा। यानी यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है एक्सपेरिमेंटली टेस्ट है, पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट करके डायपोल मोमेंट निकालते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग रूल्स बनाते हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है डायपोल।